क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड 1 2024-25 एपीएस डीसी का ये पेपर है। इस वीडियो में हम लोग पूरा पेपर ये चेक करेंगे और जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके साथ में हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, नव्या हैज टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग dilute HCl and dilute NaOH but they are not labeled. Adding which of the following solution to the test tube will help her to identify the acidic and basic solution? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। जब आप विनेगर इसके अंदर ऐड करते हो तो इसको आप आसानी से पहचान पाओगे, क्योंकि जब हम विनेगर ऐड करते हैं NaOH के साथ तो विनेगर सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके बाद इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे फिनाफ्थेलिन आप ऐड करते हो तो उसका कलर चेंज आ जाता है, और HCl में ऐसा नहीं होगा, दोनों पहचान में आ चाहिए। अगर आप बेकिंग सोडा यूज करते हो तो बेकिंग सोडा के अंदर आपका है CO3, और जब इसका रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराते हो तो आपको मालूम है CO2 गैस जनरेट होगा, जिसकी वजह से आता है ब्रिस्क इफर्वेसेंस। मतलब कि ये भी शो कर लेगा, ये भी शो कर लेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड कोई रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करता, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हो गया स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का कॉम्बिनेशन, मतलब न्यूट्रल। तो जब न्यूट्रल होगा तो ना तो एसिड से रिएक्शन करेगा ना तो बेस से। और चौथा ऑप्शन है आइदर विनेगर और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नहीं आएगा तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हैं, दो ऑप्शन सही हैं, मतलब कि पहला प्रॉब्लम आपका हो गया गलत। ठीक है, इसके ऑप्शन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट द एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्ड विल। यहाँ पे जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे कह रहा है एक्वस सोल्यूशन किसका बनेगा। ये रिएक्शन होता है आपका BaCl2 रिएक्शन करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ और बनाता है 2NaCl और BaSO4, जिसमें से BaSO4 का आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और जो NaCl है ये मिलता है आपको एक्वस। ठीक है, ये सॉलिड यहाँ पे चलेगा नहीं, आपको लिखना है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, बनता है QR और NaOH। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन की बात हो रही है। तो जब NaCl और साथ में वाटर ये हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आता है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और साथ में आता है NaOH। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे आपको मिलता है एनोड पे, तो ये चला जाता है कैथोड पे, ये आता है एनोड पे, मतलब क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन जब स्लेग लाइम से रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जो क्लोरीन है उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CaOH ट्वाइस के साथ, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन। यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है और ये सेचुरेटेड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3। यहाँ पे टोटल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करेगा, नंबर आप इसका चेक कर लो। यहाँ पे हो गया कुल 10 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 10 CH बॉन्ड बनेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड HNO3 विच इज एज फॉलो। यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है, तो कह रहा है डिपिक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल एंड द गैस इन्वॉल्व फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप जानते हो कि जो मेनली एसिड होते हैं वो जनरेट करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस जनरेट कर देते हैं, इसलिए इनका होता है ऑक्सीडेशन और ये बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जनरल एसिड की बात हो रही है। अब इसी में जो एसिड आपका है HNO3, इसका बिहेवियर उल्टा होता है। बाकी जो एसिड होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, और जो HNO3 है वो शो करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है तो फिर मेटल के साथ आसानी से ये रिएक्ट नहीं करता। तो दुनिया में दो मेटल हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं। उसमें एक मेटल है आपका मैग्नीज और एक मेटल है आपका मैग्नीशियम। इसके अलावा कोई दूसरा जो मेटल होगा वो HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जिंक आपका गलत हो जाएगा, आयरन भी गलत हो जाएगा। हम लोग चलेंगे आगे, आपको सर्च करना है केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, in a beaker of dilute NaOH, if few drop of dilute HCl are added, what will be the change in pH? पहले जब ये बेस होगा तो इसका pH होगा हाई, और जैसे आप HCl ऐड करोगे मतलब इसको आप बना रहे हो एसिडिक, और जैसे जैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसका pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड होता है उसका pH कम होता है। इसलिए आपको लिख देना है कि pH विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, a carbon compound X has molecular formula this।
द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द होमोलॉग ऑफ एक्स इज। अब इसके जितने भी होमोलॉग होंगे उनके अंदर CH2 का डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। तो अब इसका जो होमोलॉग है इसका नेक्स्ट भी आप बता सकते हो, इसका प्रीवियस भी बता सकते हो, जैसा यहाँ पे ऑप्शन होगा उसके हिसाब से चलना है। अगर इसका नेक्स्ट लिखोगे तो आप यहाँ पे CH2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा C3H8O, और जब प्रीवियस मेंबर लिखोगे तो आपको CH2 यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH4 एंड O। अब ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, CH4O दिख रहा है, इसके अलावा C3H8 नहीं दिख रहा है, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मे भी ये फिगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिया गया है दो कोनिकल फ्लास्क और दोनों के अंदर यहाँ पे कैंडल रखा गया है, वो भी बर्न होता हुआ, दोनों में कैंडल जल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक में साथ में इन्होंने कॉकरोच रखा हुआ है जो कि लाइव है, और एक में यहाँ पे जो कॉकरोच रखा हुआ है वो डेड है। ये है कोनिकल फ्लास्क ए और ये है कोनिकल फ्लास्क बी, ठीक है। अब इसी में लिखा हुआ है द बर्निंग ऑफ द कैंडल नीड ऑक्सीजन, आफ्टर 10 मिनट द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कैंडल इन फ्लास्क ए extinguishes faster while in candle B the flask B keep burning from a longer time. What can be evaluated from this experiment? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले वाले में जो कैंडल है वो जल्दी बुझ जा रहा है और बी वाले में कैंडल लॉन्ग टाइम तक जल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि जो कैंडल होगा उसको जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। कोनिकल फ्लास्क ऊपर से बिल्कुल टाइट है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ अंदर प्रेजेंट होगा उसी को यूज करके कैंडल को बर्न होना है। अब जब यहाँ पे कॉकरोच जिंदा पड़ा रहेगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को यूज करेगा, इसलिए यहाँ पे कैंडल को ऑक्सीजन कम मिल पाएगा। दूसरे वाले में जो कॉकरोच डेड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा कोनिकल फ्लास्क के अंदर वो सारा कैंडल यूज करेगा, इसे थोड़ा सा देर तक जल लेता है। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय लिविंग बींग्स प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ द कैंडल, ये गलत है। लिविंग बींग कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ये सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, some adult have had defective heart since birth. They are born with the hole between the left atrium and right atrium. This defect is called the atrial septal defect. Due to the hole in the atria, oxygenated blood get mixed with the deoxygenated blood. A symptoms of this disease is to feel tired easily. Which of the following is likely to happen in people with ASD in the single cycle of the blood flow? ठीक है, अगर कोई गेट टायर्ड हो जाता है इजिली, इसका मतलब उसके मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। और मसल्स के अंदर क्रैम्प्स कम आते हैं जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है मसल्स को। द किडनी विल फिल्टर आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, किडनी के अंदर गैस का फिल्ट्रेशन नहीं होता, किडनी में जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है। द ब्लड विल टेक अप मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द मसल्स विल रिसीव ब्लड कंटेनिंग लेस ऑक्सीजन, ये चलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन आपको कर देना है सी। क्वेश्चन नंबर 10, द लीवर secrete bile needed to digest fat in our food. The pancreas release several enzymes needed to break down food. Which of the following is true for the food that we eat? यहाँ पे कह रहा है कि जो लीवर है वो बाइल ऐड कर देता है, पेंक्रियाज यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम ऐड कर देते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही? इट पासेस ओनली थ्रू द लीवर, जो फूड है वो पास होता है केवल लीवर से, लीवर में फूड जाता नहीं है। इट पासेस ओनली थ्रू द पेंक्रियाज, फूड पेंक्रियाज में भी नहीं जाता है, बस इसके सिक्रीशन ऐड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इट पासेस थ्रू बोथ लीवर एंड पेंक्रियाज, ये भी नहीं चलेगा। इट पासेस नाइदर थ्रू आवर लीवर नॉट थ्रू पेंक्रियाज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कहीं से नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट नेस्टिक मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट आर स्लो मूवमेंट, ये बिल्कुल गलत है, नेस्टिक मूवमेंट होता है फास्ट। These occurs either towards or away from the stimulus, ये भी गलत है क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस के डायरेक्शन से मूवमेंट के डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। These involve the uses of electrochemical signal by the plant, ये ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो प्लांट रिसीव करता है उसी से उसके अंदर वाटर का टर्गर प्रेशर चेंज होता है और उसी वाटर के प्रेशर के चेंज होने की वजह से उसके अंदर मूवमेंट हो जाता है। इन सच मूवमेंट द प्लांट सेल चेंज शेप बाय अल्टरिंग देयर वाटर कंटेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको चेक करना है 3 एंड 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ट्रेट इन फ्लावर्स इज शोन इन फिगर।
R and small r denote two different gene for color. Which law of Mendel can be explained using the image? तो यहाँ पे सबसे पहले दो पेरेंट लिए गए हैं, उन पेरेंट से गैमेट को सेपरेट किया गया है और उन्हीं गैमेट का क्रॉस करके यहाँ पे एक जनरेशन दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पे गैमेट सेपरेट हो गए तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाया गया है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होके यहाँ पे बनाते हैं F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको लिखना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो सी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम। यहाँ पे रे डायग्राम को देखना है और आपको मेंशन करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब इस फिगर को देखो ध्यान से, मे भी आपको ये फिगर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे जो लाइट है उसको इधर से इधर भेजा जा रहा है, ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होगा इधर। ठीक है, और हमेशा होता है रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल ये है इसलिए ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको यहाँ पे पी लिखा गया है। तो एक हो जाएगा पी, मतलब जो बाकी दो ऑप्शन है ये तो पहले ही गलत हो गए। अब सी और डी में कोई एक सही। अब एंगल ऑफ इमरजेंस देखो इस तरफ, ये आपका रे ऑफ इमरजेंस है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का एंगल होना चाहिए ये वाला, और इसको यहाँ पे इन्होंने वाई लिखा हुआ है, तो ये वाई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। अब जेड हो जाएगा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, while looking at a diagram a student named दृष्टि concluded the following। यहाँ पे जो आपका फिगर है उसमें एक कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, कह रहा है कि इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर है इससे एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है, और वो कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं एफ और पी के बीच में और उसका इमेज इधर कहीं बनता है वर्चुअल और इन लार्ज। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रे यहाँ पे दिखाया गया है वो इसके हेड से सी से जा रहा है, और सी से जो रे ऑफ लाइट होती है वो उसी डायरेक्शन में विदाउट एनी रिफ्लेक्शन मूव करती है। तो जो इस तरफ इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड ही होगा, ये सही है, इन्वर्टेड होगा। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी सही है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे सही हो गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन के अंदर हम लोग मैक्सिमम 4 कंसीडर करते हैं, क्योंकि 4 के बाद जब आप 5वें छठे पे जाओगे तो इसको एनर्जी इतनी कम मिलेगी कि ये इस स्टेज पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मतलब 10% लॉ के हिसाब से ऐसा होता है, डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई ट्रॉफिक लेवल, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, which statement show the interaction of an abiotic component with an abiotic component of the ecosystem। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है लिखे क्या है, एबायोटिक का इंटरेक्शन एबायोटिक का किसमें शो हो रहा है। माउस यहाँ पे बायोटिक हो गया, नहीं चलेगा, और ग्रास ओपर बायोटिक हो गया, नहीं चलेगा, अर्थवर्म ये भी बायोटिक हो गया, ये भी नहीं चलेगा। रेन वाटर रनिंग डाउन इन द लेक, ये लेक और रनिंग वाटर दोनों आपका हो गया एबायोटिक कंपोनेंट, यही इंटरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाए। अब उसके बाद 4 यहाँ पे एसर्शन रीजन है, उसको देख लो जल्दी जल्दी। एसर्शन है 17 का, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये ऑक्सीडेशन हो गया गड़बड़, क्योंकि AgCl यहाँ पे चेंज होता है तो बनाता है Ag+Cl2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन आपका होता है डीकम्पोजिशन, इसलिए डीकम्पोजिशन लिखना है। रीजन है सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये सही है, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टेमेन, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन कार्पेल से रिलीज नहीं होता है, स्टेमेन से रिलीज होता है, और स्टिग्मा स्टेमेन का पार्ट नहीं है, पिस्टिल का मतलब कार्पेल का पार्ट है, ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल एंड बिकम सीड, ये ट्रू, इसको लिख देंगे ट्रू, मतलब ये भी ऑप्शन हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 19 का असर्शन है मैग्निफिकेशन ऑफ अ रियल इमेज इज नेगेटिव बट द मैग्निफिकेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो सीधे बनते हैं इसलिए पॉजिटिव आता है, रियल इमेज उल्टा बनता है इसलिए नेगेटिव आता
द रियल इमेज इज इन्वर्टेड बट द वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। ये बिल्कुल सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो लिख देना है दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज लार्ज। लोअर ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, और इसी वजह से ऐसा होता है। इसके बहुत सारी वजह हैं, उसमें आपका एक वजह है 10% लॉ, एक वजह है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, इसलिए चलेगा ऑप्शन आपको ए लिखना पड़ेगा, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स आप जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या आया हुआ है, बाकी आगे वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तो हम इसके भी आंसर आपको दे देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा कस्कटा में बताना है। अमीबा में होलोजोइक होता है और कस्कटा में होता है पैरासिटिक। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24, एक यहाँ पे इमेज दिया गया है, कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या चेंज करोगे जिससे कि ये जो इमेज होगा वो स्क्रीन पे बन जाएगा। अब आपको मालूम है ये आपका लेंस है, और लेंस में जितना आप डिस्टेंस आगे रखते हो उतना ही इमेज पीछे बनता है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे इमेज और क्लोज होता जाएगा। आपको यहाँ पे जो कट हो रहा है इसको स्क्रीन पे बनाना है, मतलब इमेज को थोड़ा सा दूर करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। ये दूसरा फोकल लेंथ की बात हो रही है, इसका कन्वर्जन पहले हो गया है, इसको कन्वर्जन थोड़ा सा इसका लेट करना है, मतलब कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, और कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए फोकल लेंथ को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। 26 ये रहा। 27 ये है। देन 28 ये है। 28 का ऑप्शनल भी है। देन क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31। यहाँ पे डिफेक्ट पूछा हुआ है, और पास का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है दूर, मतलब कि रेटिना के पीछे, और जब पास का नहीं दिखेगा इसको, इसका मतलब इसको है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से, इसलिए इसका आंसर कॉन्वेक्स होगा। 32 ये है। दिस वन इज 33। देन 34, आइडेंटिफाई एल्काइन फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्काइन यहाँ पे हो गया कौन सा, C3H4। इसका नाम पूछा हुआ है, 3 कार्बन का लिख देना है आपको, प्रोपाइन। आइडेंटिफाई एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्केन यहाँ पे ये है, इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, तो लिख देना है CH3CH3। डॉट स्ट्रक्चर होगा, इसका डॉट बनाते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन यहाँ पे है फर्स्ट वाला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस पूछा हुआ है। बेंजीन में अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड आते हैं, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता, वो इस तरीके से होता है, दो दो यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ये इनके अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे लिखना है कि ये साइक्लो एल्कीन है, ये साइक्लो एल्कीन है। फंक्शनल ग्रुप बताना है, यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएसी नाम लिखना है, 2 कार्बन है तो इसको लिखना है इथेनॉल, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथेनल। क्वेश्चन नंबर 35 ये है। देन क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे वी आई ग्राफ दिया गया है। अगर कुछ भी कंपेयर करना होगा आपको ना, तो इसमें किसी एक को कांस्टेंट कर देना है, या तो सेम वोल्टेज पे करंट चेक कर लेना है, फिर सेम करंट के लिए वोल्टेज चेक कर लेना। अगर सेम वोल्टेज पे करंट चेक करोगे तो यहाँ पे डी के लिए करंट सबसे ज्यादा है, सी के लिए फिर है, फिर बी के लिए सबसे कम, ए के लिए। अब डी के लिए करंट सबसे ज्यादा है, मतलब इसका जो आर है सबसे लेस है, और इसका जो आर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इसी बेस पे चेक कर लो। कह रहा है कौन थीकेस्ट होगा, जो मोटा होगा उसका आर कम होगा, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कौन लॉन्गेस्ट होगा, जो लॉन्गेस्ट होता है उसका आर बड़ा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि कौन बेस्ट मेटल होगा जिसको यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एज अ वायर। इलेक्ट्रिक हीटर में जो यूज होता है उसका आर बड़ा होता है, और आर बड़ा ए का है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद इसका बी ऑप्शन ये है, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37, देन क्वेश्चन नंबर 38, देन क्वेश्चन नंबर 39। ये हो गया कंप्लीट पेपर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।